विवेक कॉलेज के सामने वाले बस स्टॉप पर उतरा तो सबसे पहले उसे जूली ही नजर आई, जो चौंक कर विवेक को देखने लगी। विवेक सड़क पार करके जूली के पास आकर बोला, क्या अपन के इंतजार में खड़ी है? हाँ विवेक, अंजलि ने तुमसे मिलने को कहा था और जो कुछ उसने मुझे तुम्हें या देवयानी के बारे में बताया वो 100% सच है। तुम चाहो तो मुझे चर्च में ले चलो, मैं होली क्राइस्ट और अंजलि की कसम खा लूंगी। जाने दे, अपन को सारा विश्वास हो गया है, तो चलो मेरे साथ प्रिंसिपल के पास। अंजलि ने अपनी शिकायत वापस ले ली है, अपने डैडी से फोन कराकर तुम्हारा रेस्टिकेशन रद्द करा दिया है। विवेक जूली के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में आया और प्रिंसिपल ने दाखिला बहाल करने का आदेश दे दिया। 2 पीरियड बाद जब वो क्लासरूम में पहुंचा तो वहां अच्छा खासा खुशी का माहौल था। सबसे पहले देवयानी ने बढ़कर उसके होठ चूमने चाहे, परंतु विवेक ने उसे परे धकेलकर बुरा सा मुंह बनाकर कहा, नहीं, अपन को ये सब अच्छा नहीं लगता। ऐसी ग्रीटिंग का भारतीय सभ्यता में कोई स्थान नहीं। अरे तूने मेरे फंक्शन का कमाल नहीं देखा? उधर तूने अंजलि को काम शास्त्र का पहला प्रैक्टिकल पाठ सिखाया और इधर तेरा कॉलेज में दाखिला बहाल। शट अप, अपन अंजलि के बारे में ऐसा एक वर्ड भी नहीं सुनने का। अच्छा मालूम है, अब तो तुम्हारा टांका जुड़ गया ना। फिर जोर से क्लास में बोली, चलो दोस्तों, इस खुशी में आज की छुट्टी। आज जुहू बीच पर पिकनिक, लंच से लेकर डिनर तक मेरी ओर से। होटल सी व्यू के कमरों का किराया भी मैं ही दे दूंगी। विवेक बोला, अपन इधर पिकनिक मनाने नहीं, पढ़ने आया है। और फिर वो पलटकर बाहर निकल गया, जहां उसे जूली मिल गई और वो मुस्कुराकर बोली, शायद तुम्हें अंजलि की तलाश है, वो उधर कुंज में बैठी है। विवेक बिना मुड़े सीधा कुंज में चला गया। अंजलि एक पेड़ के तने से पीठ टिकाए बैठी कोई पुस्तक पढ़ रही थी। विवेक खंखारा, मगर अंजलि ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। विवेक ने कहा, जूली ने बोला था तुम इधर इंतजार कर रही हो मेरा। दाखिला हो गया? हाँ हो गया। मैंने जूली से नहीं कहा था कि तुम इधर आओ। विवेक के चेहरे पर एक रंग आकर चला गया। वो पीछे हटता हुआ बोला, सॉरी, तुम्हें डिस्टर्ब किया। वैसे ही सॉरी। फिर वो कुंज से निकल आया, कॉलेज में भी नहीं रुका, सीधा बाहर ही निकलता चला गया और एक बस में सवार हो गया। अंजलि ने जैसे ही कार बस्ती के बाहर रोकी, उसे हाथ में बास्केट लिए रीमा नजर आई। अंजलि कार से उतरी तो वो ठिठक कर रुक गई और बोली, तुम उसको देखने आई होगी। दाखिला तो हो गया था दोबारा, लेकिन वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? मैं क्या जानूं, खाट पर पड़ा है, न कपड़े बदले हैं न नहाया धोया है, बड़ी मुश्किल से खाना खिलाया है। अंजलि के होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आकर रह गई। रीमा देवी ने कहा, 24 साल का हो गया है, मगर अब भी बच्चा ही है। अब तुम ही देखो जाकर, मैं तो जा रही हूँ सौदा लाने। रीमा चली गई तो अंजलि अंदर आई। लोगों ने उसे देखा, लेकिन अब वो बिल्कुल अजनबी नहीं रही थी, इसीलिए किसी ने खास नोटिस नहीं किया। अंजलि खोली के सामने रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भैया अंदर ही हैं, पड़ोस की एक छोटी लड़की ने कहा। अंजलि चौंक पड़ी। लड़की एक टांग पर उछल उछल कर खेलने लगी। अंजलि अंदर घुसी तो विवेक औंधा लेटा हुआ था। फिर ऐसा लगा जैसे वो गहरी नींद सो रहा हो। खर्राटे बनावटी महसूस हो रहे थे। अंजलि मुस्कुराकर आगे बढ़ी। उसने कहा, क्यों माँ को सता रहे हो? मुझे मालूम है कि तुम जाग रहे हो। विवेक फिर भी चुप रहा तो अंजलि उसके बराबर बैठ गई और बोली, अकारण ही पढ़ाई छोड़कर अपना 1 साल खो रहे हो। यह कोर्स का आखिरी साल है। विवेक फिर भी कुछ नहीं बोला। इस बार अंजलि ने उसकी बगल में धीरे से गुदगुदी कर दी। वो एकाएक उछलकर झटके से बोला, ये क्या बदतमीजी है? कॉलेज क्यों नहीं गए? तुमसे मतलब? अब मुझे ही मतलब है। मैंने ही तुम्हारा दोबारा दाखिला कराया है और इस बात की जिम्मेदारी मुझ पर है कि तुम्हारी पढ़ाई का हर्जा ना हो। कल से कॉलेज आऊंगा। सच कह रहे हो? अरे कह तो दिया, काहे को भेजा चाट रही हो? सचमुच? अब मैं चली जाऊं? हाँ जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। अच्छा, मैं चली और खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। विवेक मिची हुई आंखों से उसे देखता रहा। अंजलि ने धीरे से दबे पांव फिर उसके पास आकर दोनों हाथ उसकी गर्दन के पीछे छड़काकर अपने होठ विवेक के होठों पर जमा दिए
और विवेक ने भी झपके से उसको अपनी ओर खींचकर अपने सीने से लिपटा लिया। उसे लग रहा था कि ये है होठों का वो मिलन जो दिलों के मिलाप के मंथन से शुद्ध सुरा बनकर फूट निकलता है। ना जाने कितनी देर तक वे लोग यही सब करते रहे और अलग तब हुए जब दरवाजे पर दस्तक से उन्हें ज्ञान हुआ कि माँ लौट आई है। वो साली कौन सी फिल्म थी जिसमें हीरो हीरोइन को घर से भगा ले जाता है? ऐसी तो कई फिल्में हैं, बॉबी, लव स्टोरी। अरे अपन उस फिल्म की बात करेला है। विवेक, तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, इंजीनियर बनने वाले हो, फिर ये घटिया आदमियों की भाषा क्यों बोलते हो? अच्छा, तू अपन को घटिया बोलती है? तुम्हें नहीं बोल रही, तुम्हारी बोलचाल की भाषा को। यह जबान तो मवालियों की है। विवेक और अंजलि दोनों समुद्र के किनारे एक चट्टान पर बैठे थे। विवेक के हाथ में एक पाव था जिसके टुकड़े कर करके वो पत्थरों के बीच में भरे पानी में फेंक रहा था, जहां छोटी छोटी मछलियां उन पर टूट पड़ती थी। विवेक बोला, अब क्या बोलूं तेरे को? अंजू कहने से चलेगा? चलेगा। अंजलि मुस्कुराकर बोली, मेरे डैडी भी मुझे बचपन से ही अंजू बुलाते हैं। अपन को बाप से मिलाएगी? जानती है क्या फर्क पड़ेगा? जानती हूँ। बाप पाल पोस कर बड़ा करता है, किसी योग्य बनाता है, प्रेमी जो बाद में जीवन साथी बन जाता है, आखिरी सांस तक पेट भरता है, तन ढकता है और प्यार भरा सम्मान देता है। ये तो संयोग है कि दोनों अंत तक साथ जिए, साथ मरे। नारी तो जीवन भर सुहागिन बनी रहना चाहती है। अपन अगर रास्ते में ही मर गया तो? ऐसी अशुभ बातें करोगे तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। अच्छा छोड़ो, जीवन मरण भगवान के हाथ में है। अगर हमारी शादी किसी कारण ना हो सकी तो? विवेक, मेरे जीवन में आने वाले तुम पहले और आखिरी मर्द हो। क्या तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं? अपने ऊपर तो भरोसा सभी को होता है, मगर स्टेटस या कोई और निजी कारण भी तो हो सकता है। पता नहीं तुम्हारे डैडी मुझे अपना दामाद स्वीकार करें या ना करें। क्या तुम कभी मेरे डैडी से मिले हो? नहीं, अभी तक तो सौभाग्य नहीं हुआ। तो फिर उनके बारे में ऐसा फैसला क्यों कर लिया? वो क्या है ना, अपन का नसीब ही ऐसा है। अपन को कभी कुछ भी आसानी से नहीं मिला, अगर मिला भी तो छीन लिया गया। अच्छा मान लो तुम्हारे डैडी ने इनकार कर दिया, तो क्या अपन के साथ भाग चलोगी? अंजलि बोली, मेरे डैडी मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरी खुशी कभी नहीं ठुकराई। मैं जानती हूँ वो हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। अब की इतवार को मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगी। उनसे मिलकर तुम खुद ही विश्वास कर लोगे। नहीं नहीं, अपन ऐसे रिक्वेस्ट लेकर नहीं जाएगा। क्यों? तो फिर अभी फैसला हो जाएगा। और विवेक उसका हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ। अंजलि ने बौखलाकर कहा, कहाँ? तू आ तो सही। विवेक अंजलि को साथ लेकर बीच पर आ गया, जहां एक ज्योतिषी हाथ देखकर लोगों की किस्मत का हाल बता रहा था। विवेक ने दूर से कहा, वो ज्योतिषी देख रही हो? क्या यार, तुम इन छड़क छाप ज्योतिषियों की बातों पर यकीन करते हो? यह बड़े पते की बात बताते हैं। अपन को एक ज्योतिष ने बताया था कि अपन को कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। ये सब बकवास है। जो आदमी एक टाट पर बैठकर दूसरों के भाग्य का हाल बताता है और उसे अपना खुद का नसीब नहीं मालूम। विवेक, ये नसीब किस्मत कुछ नहीं होता। आदमी अपने दिल, दिमाग और हाथों से ही अपना भविष्य बनाते हैं। इन नजूमियों, ज्योतिषियों पर कम बुद्धि वाले ही विश्वास रखते हैं। अंजू, आओ देखो तो सही, ये पंडित जी लंबा चौड़ा तिलक लगाए हमारे बारे में क्या कहते हैं। वे लोग ज्योतिषी के पास आकर बैठ गए। ज्योतिषी ने ध्यान से दोनों के चेहरे देखे तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो बोला, तुम दोनों में नया नया प्रेम शुरू हुआ है। हाँ पंडित जी, हम लोगों का प्रेम सफल होगा या नहीं, पहले उसी ने अपना हाथ बढ़ा दिया। ज्योतिषी ने ऐनक निकालकर साफ की, फिर विवेक का हाथ देखा और बोला, तुम्हारा बचपन बड़ी परेशानियों में बीता है। बाप का साया छोटी उम्र में ही सिर से उठ गया था। विवेक ने विजयी ढंग से अंजलि की ओर देखा। ज्योतिषी ने आगे कहा, तुम्हें कभी कुछ आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। जिस चीज को पाने की इच्छा तुम्हारे मन में उभरी, उसे तुमने जबरदस्ती प्राप्त कर लिया। विवेक ने फिर अंजलि की ओर देखा। ज्योतिषी ने सामने रखे एक कुंडली पत्र पर कई जगह उंगली रखी और कहा, राहु और केतु में
कुछ अनबन प्रतीत होती है। तुम्हारे जीवन में दो स्त्रियों की रेखाएं हैं। एक बहुत आसानी से आएगी मगर वो मर जाएगी। दूसरे को पाने के लिए तुम्हें बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। विवेक ने जल्दी से कहा, मेरे जीवन में तो एक ही स्त्री है बाबा। बेटा, हाथ की रेखाएं भगवान की बनाई हुई हैं और भगवान के लिखे को कोई बदल नहीं सकता। हाँ, हम उपाय बता सकते हैं, मगर पहले हमारी दक्षिणा मिल जानी चाहिए। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अंजलि ने व्यंग्यात्मक ढंग से विवेक का हाथ खींचकर अपना हाथ बढ़ा दिया। पहले मेरा हाथ देखिए बाबा। ज्योतिषी ने उसका हाथ देखा और चेहरे पर लकीरें उभर आईं। उसने कहा, बेटी, आज का दिन तुम्हारे ऊपर बहुत भारी है। शनि मंगल में बैठा है। आज के दिन तुम्हें घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। विवेक का चेहरा उतर गया। वो जल्दी से बोला, क्यों, कोई घटना घटनी है क्या? हाँ बेटा, रेखाएं तो यही बताती हैं। चलो अंजलि। विवेक ने 5 रुपए का नोट फेंका और अंजलि का हाथ पकड़कर बोला, अपन तुम्हें तुम्हारे बंगले पर छोड़ने चलेगा। ठहरो, अंजलि ने उसी व्यंग से कहा, मुझे अपने भाग्य का बाकी हाल तो पूछने दो बाबा से। नहीं, ज्योतिषी ने कहा, तुम भाग्य पर विश्वास नहीं रखती, ऐसा तुम्हारी हस्तरेखा में मैं पढ़ चुका हूँ। हाँ, अगर आज की घटना से तुम बच गई तो फिर तुम्हारी आयु रेखा बहुत लंबी है। मेरे जीवन साथी के बारे में तो कुछ बताओ बाबा। अगर आज का दिन सुख से बीत गया तो तुम्हारे हाथ में शादियों की 2 रेखाएं हैं। तुम्हारा पहला पति मर जाएगा। अंजलि ने अपना हाथ खींचकर उठते हुए ठहाका लगाकर कहा, बाबा, मेरे जीवन में आने वाला पहला और आखिरी पुरुष यही है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। बेटी, बाबा अपने मन से कुछ नहीं कहता। मनुष्य के हाथ और माथे की रेखाएं स्वयं ही बोलती हैं। ये रेखाएं भगवान का लेख है। भगवान का मजाक उड़ाना पाप है। विवेक ने 10 रुपए का एक और नोट उसकी हथेली पर रखा और अंजलि की बाह कसकर पकड़ता हुआ बोला, अपनी गाड़ी की ओर चलो, अपन तुम्हें तुम्हारे बंगले में छोड़कर आएगा। विवेक, आज हम लोगों ने शाम तक साथ रहने का प्रोग्राम बनाया है। वो फिर उसे खींचने लगा तो अंजलि बार बार कहती जा रही थी, अरे छोड़ो, मेरी कलाई टूट जाएगी। विवेक ने कोई उत्तर नहीं दिया। अंजलि ने उसी मूड में हंसते हुए कहा, मेरे डैडी आज घर पर हैं, तुम वहां शाम तक नहीं ठहर सकते। अपन आज उनसे भी मिल लेगा। तुम्हें बोला था ना अपन को उनसे मिलाने को। वो तो मैंने इतवार को कहा था। आज तो डैडी ने कुछ मेहमानों को बुलाया हुआ है। अपन कुछ नहीं जानता। वे लोग उस गली के पास पहुंचे जहां अंजलि की कार पार्क थी। अचानक गली में दौड़ते हुए कदमों की आहटों के साथ फायरिंग की आवाज आई। विवेक उछल पड़ा। अंजलि भी घबरा गई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कि एक दाढ़ी मूंछों वाला आदमी जिसने जीन्स और जैकेट पहन रखी थी, पीछे से फायर करता हुआ आकर अंजलि से टकराया। अंजलि चीख मारकर गिर पड़ी। भागने वाले ने झपट कर अंजलि को दबोच कर उठाया। तब तक पुलिस की ओर से एक फायर और हो चुकी थी। गोली अंजलि की बाह में घुसकर उसकी खाल चीरकर निकल गई थी। अंजलि की पीड़ा भरी चीख उभरी, अबे साला! विवेक गला फाड़कर दहाड़ा। अचानक अपराधी ने एक फायर विवेक के पैरों के पास किया, फिर फुर्ती से रिवॉल्वर अंजलि की कनपट्टी पर लगाकर गुर्राया, आगे मत बढ़ना वरना इस लड़की का भेजा उड़ा दूंगा। तभी एक सब इंस्पेक्टर और कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। वे लोग भी ठिठक कर रुक गए। कोई आगे मत बढ़ना, दाढ़ी मूंछों वाला अपराधी फिर गुर्राया, खबरदार वरना इस लड़की को जान से हाथ धोना पड़ेगा। अंजलि थर-थर कांप रही थी। चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें फटी हुई थी, लेकिन गोली की पीड़ा का एहसास नहीं था। अपराधी ने फुर्ती से एक फायर विवेक की ओर कर दिया, लेकिन इस बार विवेक चीख मारकर सीना पकड़कर लड़खड़ाया और कुछ कदम आगे बढ़कर औंधे मुंह गिर गया। अंजलि चिल्लाई, विवेक विवेक! चुप रह साली! बदमाश चीखा। पुलिस के एसआई ने चिल्लाकर कहा, लड़की को छोड़ दो, तुम अब बचकर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर, लड़की तो मेरी ढाल है, मुझे सुरक्षित मेरी गाड़ी तक पहुंचाएगी। अगर कोई मेरे पीछे आया तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। वह पीछे हटने लगा। जैसे ही वो विवेक के पास से गुजरने लगा, विवेक ने फुर्ती से उसकी दोनों टांगे खींच दी और वो अंजलि पर फायर न कर सका और न अपने आप को संभाल सका। वो औंधे मुंह गिरा और रिवॉल्वर भी उसके हाथ से निकल गई। दूसरे ही पल इंस्पेक्टर की गोली
लफंगे की खोपड़ी में लगी और वो रेत पर गिर पड़ा। विवेक झपट कर अंजलि के पास आया, जो बेहोश हो चुकी थी। उसने जल्दी से अंजलि को टटोला, फिर अपने सीने से लगा लिया। इंस्पेक्टर उसके पास आकर बोला, शाबाश नौजवान, तुमने एक ऐसे अपराधी को समाप्त करने में हमारी मदद की है जिसकी चोरी, कत्ल और लड़कियों को अगवा करने में हाथ था। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़वाने पर 5 लाख का इनाम था। वो इनाम अब तुम्हें मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए इनाम इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी अंजलि को कुछ हो गया तो। इंस्पेक्टर ने बैठकर अंजलि की बाह देखी और फिर उठता हुआ बोला, इन्हें कुछ नहीं होगा, गोली केवल खाल को थोड़ा सा चीर कर गई है। यह लड़की खुशनसीब है, अगर गोली 1 इंच भी अंदर घुस जाती तो दिल में लग सकती थी। नहीं, विवेक ने अंजलि को अपने सीने से लगा लिया। घबराने की कोई बात नहीं है, इसे अभी हमारी गाड़ी अस्पताल पहुंचा देगी। थोड़ी देर बाद विवेक बेहोश अंजलि के ऊपर झुका हुआ था। उसने पुकारा, अंजू, ए अंजू, तुम होश में तो हो ना? अंजलि ने बहुत कमजोर स्वर में कहा, तुम तो जिंदा हो। ए साली, अपन कैसे मरेगा? अपन को तेरे साथ शादी बनाने का है, अब तो तेरी उम्र बहुत लंबी है। कहते कहते उसकी आवाज रुंध गई। उसने अंजलि के होठ चूम लिए। मेरी बाह, गोली थोड़ी खाल को घायल करके पार हो गई है, बैंडेज करके टीका लगा दिया गया है, 2-4 दिन तक घाव ठीक हो जाएगा। मैं घर जा सकती हूँ अभी, अगर उठ सकती हो तो। अंजलि ने उठने के लिए जोर लगाया और विवेक ने उसे सहारा देकर उठा लिया। फिर उसी की गाड़ी में बिठाकर विवेक ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। अंजलि ने उसके कंधों से सिर लगा लिया। अब तुम्हें नसीब पर विश्वास हुआ, विवेक ने कहा। ज्योतिषी ने बताया तो था कि आज का दिन तुम पर भारी है। हाँ विवेक, अब तक तो मैं समझती थी भाग्य वाग्य कुछ नहीं, मगर आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये सब पूर्व निश्चित है और हाथ और माथे की रेखाओं में लिखा होता है। मगर विवेक, ज्योतिषी ने एक बात और भी तो बोली थी। क्या भूल गए? उसने कहा था कि मेरे हाथों में 2 पुरुषों की लकीरें हैं, मेरा पहला पति मर जाएगा। हाँ बोला तो था, मगर ये नहीं बोला था कि कब मर जाएगा। नहीं विवेक, ज्योतिषी की भविष्यवाणी को ऐसा कहकर नहीं टाला जा सकता। अब विवेक के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। दोस्तों, आगे की कहानी पार्ट 6 में।